फिजिक्स शॉर्ट्स में आपका फिर से स्वागत है। और पिछले क्लासेस में हमने डिस्कशन किया था अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसका एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वाज कूलम्स लॉ। क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे किसी भी एग्जाम में पढ़ेंगे, किसी भी बोर्ड एग्जाम में पढ़ेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ेंगे, चाहे नीट के लिए तैयारी कर रहे होंगे, वो सभी में काम आएगा। और अब आगे के लिए बात करते हैं। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, वर्क डन इन केस ऑफ साइंस वी आर गोइंग टू टॉक, और इसके कैलकुलेशंस कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। क्लास 10th क्लास 11th दोनों के सिलेबस का एक पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, और बेसिक नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। सो वर्क डन क्या होता है? वर्क नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम किसी से बात करते हैं तो आप कोई भी स्टडी कर रहे हैं, कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं आप जा रहे हैं, कहीं किसी दूसरे काम में आप बिजी हैं, तो आप ये कह देते हैं कि आई एम डूइंग सम वर्क। लेकिन वो वाला वर्क और साइंस की लैंग्वेज में किया हुआ वर्क इज टोटली डिफरेंट। साइंस के अकॉर्डिंग वर्क डन कब कहा जाता है? whenever some force is applied on a body and the body is displaced in the direction of force, then it is said work is done on the body। किसी भी बॉडी पर जब हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगा करके बॉडी या वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पर आपने फोर्स लगाया है, इफ दैट पॉइंट इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट वी से दैट वर्क इज डन अकॉर्डिंग टू साइंस। साइंस के अकॉर्डिंग, फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क तभी कहा जाएगा किसी बॉडी पर अगर फोर्स लगाया और बॉडी ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर किसी सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा था और आपने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया है कुछ F, और ये फोर्स लगाने के बाद बॉडी डिस्प्लेस हो गई है, बॉडी मूव कर गई है अपनी, ये वाली इसकी इनिशियल पोजीशन मान लीजिए जिसका नाम A है, और यहाँ से बॉडी पहुंच गई है अपनी किसी सेकंड पोजीशन पर जिसका नाम है B, और यहां से यहां तक जाने में बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो S है। तब अगर फोर्स लगाने पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का हम डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, ये पॉइंट यहां से चलकर यहां पहुंच गया है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की ही डायरेक्शन में, देन वी से कि वर्क इज डन। इस फोर्स से जब आपने फोर्स लगाया तो वर्क हुआ है उस बॉडी के ऊपर। वर्क तभी होता है जब आपने फोर्स लगाया और बॉडी डिस्प्लेस हो गई। फॉर एग्जाम्पल, जब आप साइकिल उठाते हैं, साइकिल में पैडलिंग करते हैं, तो पैडल्स पर आप फोर्स लगाते हैं और साइकिल मूव करने लग जाती है, तो वर्क इज डन बाय यू। अगर आपने कोई लगेज ऊपर उठाया और फिर आपने उसको सर पे रख लिया, जैसे कुली का काम होता है, कुली ने लगेज को उठाया और सर पे रख लिया, तो उस लगेज को उठाने में कुली ने अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क किया है, अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क किया है। इसी तरह से कोई कार है, कोई बस है, या फिर आप कोई छोटी सी बाइक मान लीजिए, आप बाइक को पुश करते हैं और पुश करके आप उसे थोड़ा डिस्प्लेस कर देते हैं। कोई हल्की सी कार है, लाइक मींस कोई बहुत हैवी वाली गाड़ी नहीं है, और उसे 2 या 3 या 4 पर्सन्स मिला करके उस पर फोर्स लगा के उसे डिस्प्लेस कर देते हैं, तब हम ये कहते हैं कि वर्क इज डन ऑन द बॉडी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिसमें ये काउंट किया जाता है, ये कहा जाता है कि वर्क इज डन ऑन द बॉडी। तो वर्क डन होने के लिए हमारे पास, अगर हम आगे बात करेंगे किस तरह से हम फोर्स को वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वर्क की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास 2 फैक्टर आ जाते हैं। एक हमने बताया फोर्स और दूसरा फैक्टर बताया डिस्प्लेसमेंट। एक हो गया फोर्स और एक हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब देखिएगा, मान लीजिए कि 2 पर्सन है, ये कोई बहुत भारी गाड़ी है। बहुत भारी गाड़ी का मतलब आप मान लीजिए कि जैसे कई बार ऐसा हुआ कि आपके घर के सामने ऐसा होता होगा कि कभी कभी ऐसा है कि आपके गेट के सामने किसी ने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है ना, गाड़ी पार्क कर दी, और गाड़ी जो है वो अलग अलग तरह की हो सकती हैं। मान लीजिए किसी ने आपके घर के सामने जो है बाइक को पार्क कर दिया है, तो बाइक को पार्क कर दिया, आपके घर का रास्ता बंद कर दिया, उन्होंने ब्लॉक कर दिया। आपने उसमें फोर्स लगाया और उसे थोड़ा सा हटा दिया, अपने गेट के सामने से हटा दिया। तो आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगा के डिस्प्लेस कर दिया, तो आपने कुछ वर्क कर दिया, उस वर्क में आपकी एनर्जी खर्च हो गई होगी। इसी तरह से अगर आप आगे की बात करते हैं, मान लीजिए कि अगले दिन ऐसा हुआ कि किसी ने आपके गेट के सामने मारुति 800 कार को पार्क कर दिया। अब वहां पर क्या हुआ कि मान लीजिए आप छोटे हैं और आपने फोर्स लगा के उसे डिस्प्लेस करने की कोशिश की, तो नहीं हो पाएगा।
फिर आपको अपने किसी बड़े को बुलाना पड़ेगा और फिर दोनों मिलकर के फोर्स लगाएंगे तो उसे, क्योंकि वो गाड़ी भी हल्की सी है, तो दोनों मिलाकर के आप उसे डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वर्क हो रहा था, अब दूसरी कंडीशन में, पहली कंडीशन में तो इजीली वर्क हो गया, दूसरी कंडीशन में जो वर्क किया गया है वो किस पर डिपेंड कर रहा था? फोर्स पर। आपके अकेले का फोर्स सफिशिएंट नहीं था, आपको दो लोगों को फोर्स लगाना पड़ा और फिर आपने उसे डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकता है, जैसे आपने बाइक को यहां से यहां तक पहुंचाया, दूसरे दिन आपने गाड़ी को यहां से यहां तक पहुंचाया, तो दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम है, लेकिन किस दिन ज्यादा वर्क हुआ है? ज्यादा वर्क उस दिन हुआ है जिस दिन ज्यादा फोर्स लगाया गया। तो अगर आपके पास कोई F1 एंड F2 टू फोर्सेस हैं और दोनों फोर्सेस अलग अलग, एक ये F1 फोर्स लगा के भी S डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं आप, और दूसरे F2 फोर्स लगा करके भी आप S डिस्प्लेसमेंट ही कर रहे हैं। मतलब फोर्स आपने, एक दिन आपने कम फोर्स लगाया और सेम डिस्टेंस मूव कर दिया बॉडी को, दूसरे दिन आपने अलग फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट सेम कर दिया आपने। तो दोनों कंडीशंस में डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, लेकिन फोर्स जिस दिन ज्यादा आप लगा रहे हो उस दिन ज्यादा वर्क किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा कि दो लोगों का वर्क ज्यादा होगा क्योंकि दोनों ने मिलकर के फोर्स लगाया है। और इसी का अपोजिट भी हम केस ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? जैसे सेम फोर्स लगा के ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कर दो। मान लीजिए कि आपने क्या किया, अब पहले दिन जो आपके घर के सामने गाड़ी, बाइक पार्क की थी किसी ने, आपने एक फोर्स लगाया F और आपने उसे S डिस्प्लेसमेंट कर दिया। मान लीजिए 2 मीटर आपने उसे हटा दिया अपने गेट से आगे, उसी बाइक को। अगले दिन फिर वो पार्क करके चले गए तो आपको फिर गुस्सा आया कि भाई ये तो बहुत ज्यादा ढीठ टाइप के हैं, ये मान ही नहीं रहे हैं, फिर से हमारे घर के सामने गाड़ी पार्क कर गए। अब की बार आपने फोर्स लगाया, लेकिन अब की बार आपने 2 मीटर की जगह 4 मीटर डिस्प्लेस कर दिया और दूर आप छोड़ के आ गए उसे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वर्क डन बाय यू वुड बी मोर। आई होप ये आपको समझ में आ जाएगा कि फोर्स जब आप, इसका मतलब ये हुआ कि दो तरह से आप फोर्स की वर्क की डिपेंडेंसी आप दो तरह से पता लगा सकते हो। एक तो कितना फोर्स लगाया जा रहा है, दूसरा कितना डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है। तो यहां से हमें मिल जाते हैं, these are the two factors on which work done by a force depends. Work done by a force depends. क्या क्या फैक्टर्स क्या हो गए? फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क डन बाय अ फोर्स। तो इसको अफेक्ट करने वाले दो फैक्टर हो गए। फर्स्ट फैक्टर हो गया फोर्स, कितना फोर्स आप लगा रहे हो, और सेकंड फैक्टर हो गया डिस्प्लेसमेंट, आप कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को जिस पर आपने फोर्स लगाया है। दोनों पर ही डिपेंड करेगा। फोर्स ज्यादा होगा तो वर्क ज्यादा होगा। अभी एग्जांपल बताया था, दो लोगों ने मिलकर वर्क किया था, दो लोगों ने मिलकर फोर्स लगाया था गाड़ी को, कार को हटाने के लिए, तो ज्यादा वर्क हुआ था। फिर दूसरा डिस्प्लेसमेंट, अगर आपने पहले दिन 2 मीटर डिस्प्लेस किया था, अगले दिन 4 मीटर डिस्प्लेस कर दिया, तो आपने वर्क ज्यादा किया। अब इन दोनों की हेल्प से ही हमारे पास वर्क का फॉर्मूला बन जाता है, और वर्क डन को हम डिनोट करते हैं, वर्क डन by any force is equal to, ये होता है फोर्स multiplied by the distance of that point on which force is applied. फोर्स का प्रोडक्ट किसके साथ लेना है? उस पॉइंट के साथ प्रोडक्ट लेना है, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट आपको लेना है जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। The displacement of the point of application of force into displacement of the point of application of force, जिस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं वो मूव करना चाहिए, उस पॉइंट का आपको डिस्प्लेसमेंट बताना होता है। आई होप ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और यहां से अगर हम इसको सिंबॉलिकली इसको हम शो करेंगे, सिंबॉलिकली वर्क डन का सिंबल है W और फोर्स का सिंबल है
एफ प्रोडक्ट लेना है डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है एस। यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में ही होना चाहिए, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए, तब आप इन दोनों का डायरेक्ट प्रोडक्ट करके आंसर निकाल सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी कहना पड़ेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस तरह से जब आप इसको लिखेंगे तो ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एंड दिस बिकम्स द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एनी फोर्स। तो कोई भी बॉडी पर फोर्स लगा के अगर आपने उसको डिस्प्लेस कर दिया है, कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट उसमें कर दिया है, तो फिर इसका मतलब आपने वर्क किया है। और अगर आपने डिस्प्लेसमेंट ही नहीं किया, हम यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, इस बोर्ड को मूव करने की कोशिश करेंगे हम, तो इसके पीछे वॉल है और हम कितना ही फोर्स लगा लें लेकिन डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, ये वॉल मूव ही नहीं कर रही है, तो हमारी एनर्जी तो खर्च हो गई इसमें, हम थक जाएंगे। अगर आप पूरे दिन भर ऐसे खड़े होकर के यहाँ पे फोर्स लगाते रहेंगे तो आप थक जाएंगे। लेकिन अगर साइंटिफिकली आपसे पूछा है, फिर कैलकुलेशन की जाए हाउ मच वर्क यू हैव डन, तो आंसर आएगा 0, क्योंकि वर्क तभी माना जाता है साइंस में जब फोर्स जिस पॉइंट पे लगाने हैं उस पॉइंट का फोर्स की डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। और अगर बॉडी कोई मूव नहीं करती है, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन 0 होता है। इसका एक एग्जांपल और समझिए, जैसे ये एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन दिस सर्कुलर पाथ, तब आपने पढ़ रखा होगा कि इस ऑब्जेक्ट पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है ये वाला फोर्स। मान लीजिए कि स्टोन है और स्टोन को आपने एक थ्रेड से बांध के फिर आप इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे थ्रेड को बांध के इस तरह से रोटेट कर सकते हैं आप। थ्रेड टाइट हो जाता है जब हम उसे मूव कराते हैं तो थ्रेड के अंदर टेंशन फोर्स आ जाता है। तो वो टेंशन फोर्स अगर पूछे यहां से स्टार्ट हुए और यहां से चलकर वापस 1 रोटेशन कंप्लीट हो गया, तो यहां जब वापस आ गए तो फिर एक पूरा चक्कर लगाने में डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना 0। इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है, डिस्प्लेसमेंट इज 0। और जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन 0। तो whenever any object is moving on a circular path, then work done by the centripetal force is always 0. अब ये always 0 क्यों होगा? always 0 तो हमने इसलिए कह दिया क्योंकि यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होता है, वो अलग बात होगी। लेकिन अगर अभी आपसे इतना पूछा जाए कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में, एक चक्कर पूरा करने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो एक चक्कर पूरा करने में 0 डिस्प्लेसमेंट हुआ, और 0 डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन भी 0 हो गया। तो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इन making the body move by 1 complete revolution remains 0। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे की बात करते हैं कि एक्सप्रेशन क्या है वर्क डन का। ये तो बहुत इजी वाला पार्ट है, इसको आप स्मॉलर क्लासेस में भी पढ़ते चले आए हैं कि वर्क डन अगर कैलकुलेट करना है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग तो वर्क डन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा वर्क होगा, यहाँ से फॉर्मूले से भी क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट ज्यादा करेंगे तो ज्यादा वर्क होगा। दोनों की वैल्यू दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क डन। ठीक है, यहाँ इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं हुआ तब आपने बॉडी पर फोर्स लगाया, लेकिन बॉडी जो मूव कर रही है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स की डायरेक्शन में नहीं है, किसी अदर डायरेक्शन में अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उस कंडीशन में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रोडक्ट तभी लेते हैं आप जब आप डिस्प्लेसमेंट कहां पर लेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लेंगे। और अगर
डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में नहीं है, तब क्या करना होगा, लेट अस सी दैट स्पेशल केस। तो समझिएगा, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में हुए तब क्या करना होगा। इसका एक एग्जांपल आपको बताते हैं। आप सबके घर में बाइक वगैरह होंगी और घर पर स्लोप भी होगा ना। बाइक को अंदर, घर के अंदर खड़ा करने के लिए आपको स्लोप पर बाइक को लेके जाना होता है, क्योंकि हाइट नॉर्मली रोड से जो है घर की हाइट हमारी ज्यादा होती है डोर की, तो वहां से स्लोप बनवाया जाता है जिस पर हम एंट्री करते हैं। तो उस कंडीशन में जो फोर्स आप लगाएंगे, आप हॉरिजॉन्टली पुश कर सकते हैं। जैसे कोई पर्सन, मान लीजिए कि आप अगर किसी के घर की हाइट, डोर की हाइट काफी ज्यादा है, डोर की हाइट काफी ज्यादा है और इस तरह का स्लोप है, तो यहां से बाइक को ऊपर लेकर के जाना है और बाइक मान लीजिए इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है, बाइक का डायग्राम तो नहीं बन पाएगा हमसे, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है। तो यहां से अगर फोर्स लगाएंगे और उसमें मान लीजिए कि जब स्लोप ज्यादा होता है तो अकेले हम फोर्स नहीं लगा पाते, तो हम किसी को बुला लेते हैं घर से, छोटे भाई बहन को, कि थोड़ा सा पुश कर दो। तो उन्होंने फोर्स ऐसे लगाना है, वो ऐसे पुश कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, तो फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टली, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। फोर्स लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टली और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो अगर पूछा जाए कितना वर्क किया आपने, वो छोटे भाई बहन को आपने बुलाया, छोटे बच्चे को, उन्होंने फोर्स लगाया और वो कहेंगे हम तो थक गए। इसका मतलब उनकी एनर्जी खर्च हो गई, उनकी एनर्जी खर्च हो गई तो उन्होंने कुछ वर्क किया होगा। वर्क कितना किया होगा, और कोई कहे F/S, तो रॉन्ग आंसर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में नहीं है। तो इनके लिए आपको क्या करना होगा, वो केस अभी हमें समझना है। और ये आपको एक जनरल रिजल्ट दे करके जाएगा कि फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको बस वो पर्टिकुलर वैल्यूज पता होनी चाहिए और फिर आप आंसर निकाल पाएंगे। तो इस तरह का हम ये डायग्राम बना रहे हैं जहां पर ये इंक्लाइंड प्लेन है जिस पर किसी ऑब्जेक्ट को हमें पॉइंट ए से बी तक लेकर जाना है और ये परपेंडिकुलर ही होता है, परपेंडिकुलर है। यहां पर मान लीजिए ए से बी तक जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द स्लोप है, ये है एस, लेकिन इस पर जो फोर्स लगा रहे हैं, अब एक तरीका तो ये था कि फोर्स आपने इधर से लगाया होता, ऐसे पुश कर रहे होते, तब F और S दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाते और डायरेक्टली आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वर्क डन निकाल सकते थे। बट यहां पर हम अनदर केस लेकर के चल रहे हैं। देखिए क्या होता है कि सिंपलेस्ट केस है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो सबसे सिंपल केस है, कुछ सोचना ही नहीं है उसमें। लेकिन हम क्वेश्चंस के में हम फॉर्मूले जब हम बनाते हैं, फॉर्मूले जब डराइव करते हैं, तो हम ऐसे केसेस लेकर के चलते हैं जो जनरल केसेस हो। जनरल केसेस का मतलब ये हुआ कि उसमें कोई स्पेशल, ये वाला केस स्पेशल केस हो गया कि F एंड S आर इन द सेम डायरेक्शन, तो इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री का है, सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर अलग हुआ तो फिर हम इससे हम उस वाले फॉर्मूले तक, केस तक नहीं जा सकते। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे केसेस, ऐसे फॉर्मूले बनाते हैं जो कि जनरल हो, जो सारे केसेस में वर्क कर जाएं और उनकी हेल्प से आप कोई छोटा फॉर्मूला, कोई स्पेशल केस भी डराइव कर पाए। तो हम यहां पर लेकर के चल रहे हैं कि सपोज फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, फोर्स लगा रहे हैं, ये कौन सी डायरेक्शन हुई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहे हैं, लेकिन बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो है इंक्लाइंड प्लेन पर हो रहा है। तो डेफिनेशन में ये कहा गया था कि वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन जो होता है W इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो फोर्स की डायरेक्शन तो ये वाली है, हॉरिजॉन्टल वाली है। अब आपको ये बात समझनी है कि अगर ये ऑब्जेक्ट A से B तक जा रहा है इस वाली डायरेक्शन के अलोंग, मान लीजिए कि ये वाला एंगल थीटा है, थीटा एंगल का इंक्लाइंड प्लेन है और ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया आपने, तो वो A से B तक थीटा एंगल के डिस्प्लेसमेंट पर, थीटा एंगल के प्लेन पर चला जा रहा है। तो अगर A से B इस डायरेक्शन में S डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका सेम इंपैक्ट क्या पड़ेगा, तो ये वाली जो मोशन होता है ये 2 डायमेंशनल है। अब आप यहां से समझिएगा, इसको समझेंगे कि
अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं एस डिस्टेंस, तो जब आप ऐसे अच्छा आप सबके घर में सीढ़ियां होती हैं, स्टेयर्स होती हैं, आप स्टेयर्स पे चल के ऐसे चले जाते हो, तो उसमें आपको ये समझना है जब आप स्टेयर्स पे चल के जाते हो तो आप कुछ हॉरिजॉन्टली भी आगे बढ़ते हो और वर्टिकली भी आगे बढ़ते हो। इसका मतलब यू आर कवरिंग द distance in two directions, horizontal as well as vertical, if you are moving on this inclined plane, if you are moving on the stairs। तो ये किसका एग्जांपल है? टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है। उस कंडीशन में आप ये मान लीजिए कि फिर इतनी दूर पहले इधर चले जाओ, फिर ऐसे चले जाओ, इन दोनों का रिजल्ट मिलाकर के ये आ जाएगा। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो, या तो आप इस रास्ते से ऐसे चले जाओ, तो जितनी एनर्जी खर्च होगी उतनी ही एनर्जी पहले इधर से इधर जाओ, फिर इधर से इधर जाओ, ऐसे जाने में भी खर्च होगी। तो इन दोनों का रिजल्ट ये वाली डायरेक्शन है। फाइन। लेकिन हमें कौन सा चाहिए? हमें तो उससे मतलब नहीं है, हमें इससे भी मतलब नहीं है, हमें चाहिए फोर्स की डायरेक्शन वाला। फोर्स है हॉरिजॉन्टल, तो आपको डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए हॉरिजॉन्टल। तो सिंपल सी बात यह है कि एस का इफेक्ट इधर को निकाल लो, जो भी आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर बन जाएगा। देखिएगा, अब AC की वैल्यू हमें निकालनी है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम आती हो, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, नॉट पाइथागोरस थ्योरम। ट्रिग्नोमेट्री में ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल आप उसको अप्लाई कर पाते हैं। राइट एंगल्ड ट्रायंगल का नाम है ABC। इस ABC ट्रायंगल में आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है, आपको एंगल के साथ वाली साइड को बेस कहते हैं, बेस निकालना है। जो बेस निकालना है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो जो दोनों साइड्स के बीच का रिलेशन होता है वही वाला टर्म हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर बेस और हाइपोटेन्यूज में ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग एक cos थीटा होता है, एक sec थीटा होता है, उसका रेसिप्रोकल जो है। दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। तो cos थीटा का हम यूज कर लेते हैं। आपको समझ में आया होगा कि हमने क्यों लिया है इसको, क्योंकि बेस चाहिए था, हाइपोटेन्यूज पता था, और बेस और हाइपोटेन्यूज cos में आते हैं। तो इसकी वैल्यू हो गई AC अपॉन AB, और AB की वैल्यू हमें पता है, AB की वैल्यू है S और ये है cos थीटा। तो AC इक्वल्स टू हो गया S cos थीटा। अब AC क्या बता रहा है? AC इस डायरेक्शन में, इसका मीनिंग समझो, मीनिंग समझना है कि अगर आप A से B तक इस वाली डायरेक्शन में S डिस्टेंस चले जाते हैं, तो इसका मतलब सेम वैल्यू, उसका सेम इफेक्ट कह सकते हो आप इसको। इतना जब A से B तक S डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो इसका मतलब A से C तक S cos थीटा कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हुए, क्योंकि दिस प्लस दिस मिलाकर के ये बनता है। पाइथागोरस थ्योरम से भी आप जानते हो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर होता है। तो अगर हम यहाँ पर मोशन की डायरेक्शन, मोशन के टर्म्स में अगर हम बात करें, तो इधर A से B तक S डिस्टेंस जाना इक्विवेलेंट है A से C तक इस डायरेक्शन में S cos थीटा डिस्टेंस जाना, और ये वाली डिस्टेंस फोर्स की डायरेक्शन में है। तो इस वाले फॉर्मूले का हम यूज कर रहे हैं, W वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स लगाया F और इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फोर्स की डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है S cos थीटा। तो फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास F S cos थीटा है। अब आपको इसमें कुछ भी नहीं सोचना है कि कौन सा फोर्स कहां पे लग रहा है, डायरेक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट किधर को हो रहा है। सीधे सीधे आपको क्या करना है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड कॉज ऑफ थीटा। व्हाट इज थीटा हियर? थीटा देखिए, ये F की डायरेक्शन इधर को है, इसी एरो को आगे बढ़ा दे तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये F इधर को है और ये S वेक्टर है। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो यहां पर क्या कहेंगे आप, अगर वर्क की डेफिनेशन पूछी जाए आपसे, तो वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम।
किसी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाया है, उसकी वजह से बॉडी कितना डिस्प्लेस हो गई है, और उन दोनों के बीच का एंगल जो भी है उस एंगल का कॉस लेना होगा। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप ये आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये जनरल एक्सप्रेशन है। अब आप कहीं पर भी पढ़ें, कहीं पर भी किसी भी क्लास में किसी भी क्वेश्चन की बात करें, तो आपको वर्क डन का जो फॉर्मूला लगाना है वो फॉर्मूला F इंटू एस इंटू कॉस थीटा ही लगाना है। W इज इक्वल्स टू F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन एंड जनरल एक्सप्रेशन। तो वर्क डन के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि W इक्वल्स टू, आपके पास आ गया है F S cos थीटा। अब यहां कुछ सीखेंगे हम। वर्क की जो वैल्यू है 3 टर्म्स पर डिपेंड करती है, एक तो फोर्स पर, एक डिस्प्लेसमेंट पर, और तीसरा टर्म आ गया थीटा। दोनों के बीच का एंगल क्या है उस फैक्टर पर। ठीक है, अब cos थीटा, आपको मैथमेटिक्स से ये शायद पता होगा कि cos की जो वैल्यू है, cos की वैल्यूज -1 से 1 के बीच में लाई करती है। cos थीटा की वैल्यूज या साइन, cos और साइन दोनों के लिए होता है ये रूल, cos की वैल्यूज -1 से 1 के बीच में लाई करती हैं। तो मिनिमम वैल्यू क्या हुई इसकी? मिनिमम वैल्यू अगर आप बात करेंगे cos थीटा की मिनिमम वैल्यू, मिनिमम cos थीटा हो सकता है -1 और मैक्सिमम cos थीटा हो सकता है, इसकी 1 से बड़ी वैल्यू हो ही नहीं सकती। सबसे छोटी वैल्यू -1 हो सकती है, सबसे बड़ी वैल्यू 1 हो सकती है, तो ये हो सकता है 1। अब आप इस एक्सप्रेशन को यहां से मल्टीप्लाई करिए, तो आपके पास कभी ऐसा हो सकता है कि W की वैल्यू cos थीटा F इंटू एस इंटू -1 रखना पड़े, तो माइनस का FS आ जाए, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि W इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू 1 रखना पड़े, तो आंसर F इंटू एस आ जाएगा। लेकिन इन दोनों का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को cos थीटा की वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो कि -1 से 1 के बीच में है, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 से छोटा ही रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ cos थीटा ऑलवेज 1 से छोटा रहेगा, और जब किसी नंबर को 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम fs हो सकती है और मिनिमम वैल्यू -fs हो सकती है। इट मींस दैट जो दोनों के बीच का एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्क डन की वैल्यू निकालने में। वर्क यहाँ पर नेगेटिव भी आ रहा है, वर्क यहाँ पर पॉजिटिव भी आ रहा है, और वर्क 0 भी आएगा, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 0 भी हो सकती है। जब ये -1 से 1 के बीच में होगी तो कहीं पे 0 भी होगी, तो वर्क 0 भी हो सकता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आप फोर्स अप्लाई करके बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो वर्क जो आप वर्क कर रहे हैं उस फोर्स से, वो वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, 3 टाइप्स का वर्क हो सकता है। फटाफट सीख लेते हैं कि कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा और कब 0 होगा। इसी बीच यहां पर वर्क डन कैसी क्वांटिटी है आपको समझना है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क में क्या होता है कि हम कितना वर्क कर रहे हैं उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती, किस डायरेक्शन में आप वर्क कर रहे हैं ऐसा नहीं होता है। हाउ मच वर्क कर रहे हैं दैट इज सफिशिएंट, न्यूमेरिकल वैल्यू इज सफिशिएंट टू एक्सप्लेन इट। और जो फोर्स है ये वेक्टर क्वांटिटी है, जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और cos थीटा तो प्योर नंबर होता ही होता है, वो स्केलर नंबर है। जब भी 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं, 2 वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करते हैं, तब उनका आंसर उनका दोनों तरह का आ सकता है, स्केलर आंसर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है। तो हमें यहाँ पर तो पता है कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो स्केलर क्वांटिटी आ रहा है। तो अगर हम इसी एक्सप्रेशन का वर्क का वेक्टर फॉर्म लिखें,
वेक्टर फॉर्म ऑफ वर्क, तो ये ऐसे लिखा जाता है W इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर। F वेक्टर तो एक स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर फॉर्म है ये। कोई ऐसे क्वेश्चन घुमाना हो अगर किसी को तो ऐसे कह सकते हैं कि भाई आपको पता है वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन इसकी वेक्टर फॉर्म बताओ। वर्क की वेक्टर फॉर्म स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर फॉर्म, तो आप ये लिख दीजिए F वेक्टर डॉट S वेक्टर। फाइन। ये जो 11th क्लास में होंगे बच्चे, उन्होंने 11 12th वाले बच्चे सभी को पता होगा कि वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है। 10th क्लास में अभी आपको इसको ऐसे समझ लेना है, और आगे 11th क्लास में आप वेक्टर्स जब चैप्टर होता है तो उसके बारे में जब आप पढ़ लेंगे, उसके प्रोडक्ट को सीख लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये करेक्ट है और कैसे आया है। बाकी हम वेक्टर्स पर एक सेशन लेंगे तो तब हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप भी सीख सकते हैं। तो वर्क डन का ये फॉर्मूला हुआ, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि वर्क 3 बातों पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स पर, डिस्प्लेसमेंट पर और दोनों के बीच के एंगल पर डिपेंड कर जाता है। अब कुछ स्पेशल केसेस देख लीजिए, वर्क के कुछ स्पेशल केसेस हो जाएंगे। तो स्पेशल केसेस में अभी आपको बता रहे थे, यहां लिख लेते हैं स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम वो वाली कंडीशन ले लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा मतलब क्या? थीटा का मीनिंग है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, उनके बीच का एंगल 0 है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस हो गया, तो F वेक्टर भी और S वेक्टर भी दोनों एक ही डायरेक्शन में है। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल 0 हो गया। 0 हो गया तो फिर आंसर निकाल लीजिए, W इक्वल्स टू F इंटू S इंटू कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, और आंसर आ जाता है आपके पास F इंटू S। और अभी जैसे आपको समझाया था कि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो इसका मतलब मैक्सिमम किसी भी फोर्स से किया गया वर्क मैक्सिमम तभी होता है जब दोनों F वेक्टर और S वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो। दोनों का प्रोडक्ट फिर मैक्सिमम करके F इंटू S आ जाता है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन। कोई आपसे पूछे कि हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो मैक्सिमम आउटपुट कब आ सकता है, मैक्सिमम वर्क हम कब कर सकते हैं, तो आपको बताना होगा जब आप फोर्स को डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगाएं, या फिर क्योंकि फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा तो आप कहेंगे कि अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में ही हो रहा है तो वर्क डन मैक्सिमम होगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। और इसका आप एक एग्जांपल ले सकते हो। एक एग्जांपल तो यही हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया। दूसरा एग्जांपल ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर है, जैसे आपने एक स्टोन लिया, हाथ में पकड़ा हुआ है और फिर आप उसको छोड़ देते हो, तो अपने आप मूव करने लग जाता है डाउनवर्ड। किसकी वजह से? दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींच रहा है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स mg के इक्वल होता है, वेट के इक्वल। जितनी हाइट पर वो था वहां से नीचे चला जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट हो गया h। फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हो रहा है, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप लगाइएगा F इंटू एच, और F की वैल्यू है m इंटू जी और h, तो आपको वर्क डन मिल जाएगा mgh। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज mgh। तो ये इसका एक एग्जांपल हो गया कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं। एक एग्जांपल ये हुआ, एक एग्जांपल ये हुआ। एक एग्जांपल इस तरह का भी होगा, जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड कोई साइकिल से जा रहे हैं और आपने उनको पीछे से जाके ऐसे पुश कर दिया धीरे से, तो जोर से नहीं गिर जाएंगे फिर, तो धीरे से आपने पुश कर दिया, तो फिर क्या होगा, उनकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो थोड़ा डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाएगा। तो आपने जो वर्क किया, या मान लीजिए कि वो चल नहीं रहे हैं, अगर साइकिल खड़ी हुई है
और आपने धीरे से पुश कर दिया तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि क्या है, गोल्फ वाली बॉल होती है, उसे स्टिक से, गोल्फ स्टिक से अगर उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो बॉल फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर जाती है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा और उसकी वैल्यू F इंटू एस करके निकाल पाएंगे। दैट इज द नेक्स्ट कंडीशन। और इसी तरह से कुली क्या करते हैं, कुली जो है वो किसी लगेज को उठाते हैं, लगेज को उठा के अपने सर पे रख लेते हैं, या सिर्फ मान लीजिए उन्होंने उठाया है लगेज को, तो जब उठाया है तो उन्होंने फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया, अपने मसल्स से मस्कुलर फोर्स लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेस कर दिया, तो वहां पे भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, F इंटू एस करके आ जाएगा। सो दीज आर द डिफरेंट कंडीशंस। उसके बाद सेकंड केस हम ले सकते हैं, सेकंड केस हम क्या ले सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, जैसे अभी लिया हुआ था हमने, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर पाथ में मोशन में है और जहां से चला था एक चक्कर लगा करके वापस वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वर्क डन बाय द फोर्स इज आल्सो 0। तो 0 वर्क के लिए ये कंडीशन होती है, या फोर्स तो अभी भी लग रहा है, इस बॉडी पर सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है और बॉडी मोशन में भी है, लेकिन वर्क डन 0 हो गया, एक कंडीशन। एक और कंडीशन या एक और स्पेशल केस, इफ थीटा एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री का है, उसका भी यही एग्जांपल समझिएगा। फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन या वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होती है वो टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है, सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ में। तो डिस्प्लेसमेंट आपका इधर को आ गया, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। वर्क डन निकालना चाह रहे हो तो F इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 0 होती है, तो 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो वर्क डन बाय दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है, चाहे अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, work done by the centripetal force is 0. A stone is tied to a thread and revolving in a circular path, work done by centripetal force is 0. कितने भी कोई भी केस इस तरह के होंगे, सब में 0 वर्क होता है। अब एक और इसका एक अच्छा एग्जांपल होता है कि कोई कुली है, कुली जरूरी नहीं है, आप भी हो सकते हैं कि आपने क्या हुआ कि मान लीजिए आप कहीं जर्नी पर जा रहे थे और आपने अपना लगेज बहुत भर लिया, तो आपके डैडी ने कहा अपना लगेज खुद उठाओ, वैसे भी दुनिया में अपना बोझ खुद उठाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अपना बोझ खुद उठाओ और आपके सर पे रख दिया बोझ, मतलब आपका ही लगेज रख दिया, आपसे कहा, तो आपने उसे, अब आप उठा नहीं पा रहे थे तो आपने सर पे रख लिया, और फिर पूरे प्लेटफॉर्म पर आपको पता चला कि आपकी ट्रेन का शेड्यूल चेंज हो गया, प्लेटफॉर्म 1 से प्लेटफॉर्म 6 पे जाना है, तो आपने इधर से इधर ऐसे 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 मूव करते रहे और आप चले गए। मान लीजिए कि ये डिस्टेंस 1/2 किलोमीटर के इक्वल होगी, 1/2 किलोमीटर चलने के बाद सर पे रख के, और आपकी तो बस हालत खराब हो जाएगी, तो आप थक गए बहुत ज़्यादा और आप बैठ गए, रेस्ट करने लग गए, ठीक है। फिर आप आपके डैडी कहेंगे क्यों थक गए, तो आप कहोगे इतनी दूर चल के आए, इतना सारा वर्क कर दिया हमने यहाँ से यहाँ तक, वो कहेंगे आपने साइंस नहीं पढ़ी है, साइंस के अकॉर्डिंग वर्क डन 0 है। अब अगर आपको फिजिक्स ये कंसेप्ट आता है तो आप बता पाओगे कैसे 0 है, इतनी दूर भी चल के चले जाएं, चाहे 10 किलोमीटर भी चले जाएं, तो वर्क डन 0 ही रहेगा। कैसे, देखिए यहां से जो लगेज का जो वेट है वो एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, mg वर्टिकली डाउनवर्ड, इसके सेंटर ऑफ मास पर एक्ट कर रहा है ये, और यहां से जब ये ट्रेवल करता है, तो ट्रेवल करता है तो फिर डिस्प्लेसमेंट s हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर इसका पूरा वेट एक्ट कर रहा है, और
ये जो वेट है ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल, तो वेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, वर्क डन अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन इज 0। तो कोई भी पर्सन अगर अपने सर पर कोई लगेज रखकर, कोई भी सामान रख के कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तब वर्क डन इज 0। उस कंडीशन में कोई वर्क नहीं किया जाता। फाइन। सो दिस इज अबाउट पॉजिटिव वर्क डन, दिस इज अबाउट 0 वर्क डन। और नेगेटिव वर्क डन का एक और केस होता है, उसको हम जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। नेगेटिव वर्क डन के लिए cos थीटा की वैल्यू अभी हमने समझी थी कि cos थीटा नेगेटिव भी हो सकता है, -1 इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है when थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, मतलब कि फोर्स तो आप एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, वर्क डन इन दैट कंडीशन W इक्वल्स टू F इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री, और cos 180 की वैल्यू -1, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से आंसर -fs आ जाएगा। तो ये नेगेटिव वर्क हो गया। तो नेगेटिव वर्क का ये एग्जांपल, सॉरी ये कंडीशन हो गई कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो वर्क डन बाय दैट फोर्स इज नेगेटिव। ठीक है। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपको बहुत ज्यादा मतलब आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपको कह रहे हैं पढ़ने के लिए, और आप नहीं पढ़ रहे हैं, वो फोर्स लगा रहे हैं आप पर पढ़ाई करने के लिए, मतलब फोर्स का मतलब एक पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव वैल्यू वो आपको दे रहे हैं कि आप पढ़ें, लेकिन आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, या आप जो है, और आप अच्छी बात उन्होंने कहा आपसे कि आप पढ़ने चले जाओ स्कूल, और आप स्कूल नहीं जा रहे, तो फिर क्या होगा? नेगेटिव वर्क होगा। और अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उनको जैसे कहा जाता है कि आज ये वाला वर्क करना है, आज इतना पढ़ना है, वो उतना पढ़ लेते हैं, उससे ज़्यादा भी पढ़ लेते हैं। तो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाया गया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, बहुत अच्छा सीख पाएंगे, उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। और कुछ ऐसे होते हैं 90 डिग्री पर, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री पर लगाया जाए, कि उनको जो है किसी को कह रहे हैं कि पढ़ लो, और फिर वो उसका अलग ही डायरेक्शन है, वो सुन ही नहीं रहे उस बात को, उन पे इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है उसका, तो फिर वो 0 वर्क डन का एग्जांपल हो जाता है। तो वर्क डन डिपेंड करता है फोर्स पर, डिस्प्लेसमेंट पर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल पर। पॉजिटिव वर्क होता है, नेगेटिव वर्क होता है, और 0 वर्क होता है। अब यहाँ पर एक छोटे सा डिस्कशन और कर लेते हैं हम इसके यूनिट पर। W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स की SI यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट मीटर, और इसकी कोई यूनिट होती नहीं है, तो न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर वर्क की SI यूनिट बन जाती है, जिसको हम कहते हैं जूल। जूल इज द SI यूनिट ऑफ वर्क डन। और अगर इसकी डेफिनेशन बनानी है, तो 1 जूल की डेफिनेशन एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछी जाती है कि व्हाट इज 1 जूल वर्क, तो आप क्या कहेंगे कि भाई 1 जूल वर्क तब आएगा जब 1 न्यूटन का फोर्स किसी बॉडी को 1 मीटर डिस्प्लेस कर दे, और वो भी cos थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? cos थीटा की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। और ऐसा कब होता है? when थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाकर उसे फोर्स की डायरेक्शन में 1 मीटर डिस्प्लेस कर देंगे, तो वर्क डन बाय दैट फोर्स वुड बी नोन एज 1 जूल। ये इसकी डेफिनेशन भी हो गई, 1 जूल की डेफिनेशन आ गई यहाँ पर। और अगर हम CGS सिस्टम में इसकी बात करते हैं, CGS सिस्टम में, तो वर्क डन की CGS यूनिट निकालनी है आपको। W इक्वल्स टू F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो फोर्स की CGS यूनिट होती है डाइन, डिस्प्लेसमेंट की CGS यूनिट होती है सेंटीमीटर, और ये बन जाती है अर्ग, ERG अर्ग। 1 अर्ग इक्वल्स टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर।
1 अर्ग इक्वल्स टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। इसकी भी डेफिनेशन आप बता सकते हो कि अगर 1 और यहाँ पे साथ में इंटू 1 भी लिखना पड़ेगा इसके लिए, 1 डाइन का फोर्स किसी बॉडी पर लगाकर उसे 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर दिया जाए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वर्क डन बाय दैट फोर्स इज 1 अर्ग। सो ये 1 अर्ग की डेफिनेशन हो गई और ये सारा डिस्कशन बेसिक इंट्रोडक्शन वर्क का है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ये सेशन आपको काफ़ी हेल्प करेगा और आपके इससे रिलेटेड जो कुछ भी डाउट्स है, जो कुछ भी क्वेरीज हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। वी विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। और जहाँ कहीं जो कुछ भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगते हैं या जो कुछ अभी तक आपको समझ नहीं आया होगा, आई होप कि ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा उसे समझने में। तो प्लीज़ पढ़ते रहिए, देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। इसके बाद नेक्स्ट सेशन किसी एक बहुत अच्छे टॉपिक पर लेकर आपके लिए फिर से हाजिर होंगे बहुत जल्द। सो टिल देन बी सेफ, रिमेन एट होम और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करते रहिए। थैंक यू, गुड लक।